स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है हैजार्ड्स टू प्रीनेटल डेवलपमेंट। इससे पिछले लेक्चर्स में आपने जाना कि गर्भकालीन विकास क्या होता है और कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो गर्भकालीन विकास को प्रभावित करती हैं। आज हम ये सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से हानिकारक कारक हैं जो गर्भकालीन विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम गर्भकालीन अवस्था की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशल स्टेज होती है, क्योंकि इसी समय एक जो शिशु है वो अस्तित्व में आता है। और इस समय जब किसी भी प्रकार का विकार यदि बच्चे में आ जाए तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए उसे नुकसान पहुंचा सकता है, उसे परेशान कर सकता है। तो ये जो हैजार्ड्स हैं इनको फ़िज़िकल हैजार्ड्स भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे ऐसे कौन कौन से शारीरिक हानिकारक कारक हैं। उसमें तीनों अवस्थाओं में ये देखा जाएगा कि हर एक अवस्था में कौन कौन से हानिकारक तत्व हैं जो गर्भकालीन विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो है पीरियड ऑफ द ज़ाइगोट, यानी कि ये वो समय जबकि निषेचन अभी हुआ ही होता है अंडे का और अभी पूरी तरीके से वो स्थापित नहीं हुआ है। इस समय जो समस्या सबसे प्रमुख सामने आती है वो है स्टारवेशन। किस चीज़ का स्टारवेशन? एग का स्टारवेशन। यानी आप जानते ही हैं निषेचन में एग और स्पर्म आपस में उनकी मीटिंग होती है और एग फर्टाइल होता है। लेकिन यदि जो एग है उसमें पर्याप्त मात्रा में योक नहीं है तो वो एग को पोषण नहीं मिलेगा और वो जीवित नहीं रह पाएगा। यानी जो अंडा है वो उसका निषेचन ही नहीं हो पाएगा, और निषेचन हुआ तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, यानी वो सेल ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है लैक ऑफ यूटेराइन प्रिपरेशन, यानी कि गर्भाशय की पूरी तरीके से तैयारी ना होना, गर्भाशय परिपक्व ना होना। यदि माता का गर्भाशय में किसी प्रकार की ग्लैंडुलर इम्बैलेंस है, यानी कि जो ग्रंथियों का स्राव, जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं उनका स्राव प्रॉपर नहीं है, या जो गर्भाशय की दीवार हैं वो एग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो निषेचित जो डिम्ब है वो गर्भाशय की दीवार पर नहीं चिपक पाता और जिसकी वजह से वो समाप्त हो जाता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है इम्प्लांटेशन इन द रॉन्ग प्लेस। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने जाना कि किसी एक फैलोपियन ट्यूब में जो निषेचित डिम्ब जो है वो गर्भ की दीवार में चिपकता है, लेकिन कई बार जब निषेचित डिम्ब गर्भ की दीवार में फाइब्राइड टिश्यू के क्षेत्र के साथ चिपक जाता है तो पोषण मार्ग में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ दिनों में वह मृत हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा जो स्टेज आती है डेवलपमेंट की गर्भकालीन विकास में वो है पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। इस समय भी कुछ हानि भ्रूण को पहुंच सकती है, जिससे पहला फैक्टर है मिसकैरेज, किसी भी वजह से गर्भपात हो जाना, जैसे माता का गिरना या किसी प्रकार का संवेगिक शॉक, या ये कहा जा सकता है उसे सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी है, या किसी प्रकार का गंभीर रोग है। कुछ भी ऐसी अवस्था हो सकती है जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो उसको पोषण नहीं मिल पा रहा, या जिससे उसको प्रारंभिक स्टेज पर ही किसी प्रकार की हानि हो जाती है, तो वो विकसित आगे नहीं हो पाता। और ये जो सिचुएशन है ये कंसीव करने के मतलब निषेचन के करीब 10 से 11 हफ्ते के अंदर ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा जो फैक्टर है वो है डेवलपमेंटल इरेगुलरिटीज़, जो विकास से संबंधित जो असामान्यताएं हैं। जैसे जब
ये भी जो उपरोक्त कारण अभी मैंने आपको बताए थे, माता को पर्याप्त पोषण न मिलना, विटामिन की कमी या हार्मोनल इम्बैलेंस, ड्रग्स का ज़्यादा यूज़, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह का यूज़, या किसी प्रकार की ऐसी संक्रामक बीमारी जो गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा सकती है, खास करके गर्भस्थ जो भ्रूण है उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, तो वो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज आती है पीरियड ऑफ द फीटस। इस अवस्था में जो एक प्रॉब्लम तो वही है मिसकैरेज की। मिसकैरेज तो कभी भी हो सकता है, गर्भपात किसी भी समय हो सकता है, कारण कुछ भी हो। और 5वें महीने तक गर्भपात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो महिलाओं में जो मासिक धर्म के दिन होते हैं उन्हीं दिनों गर्भपात के संयोग भी अधिक होते हैं। दूसरा जो फैक्टर है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी से मतलब है कि जन्म से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना। और यदि बच्चा समय से पहले जन्म ले रहा है तो उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो बच्चे 1 किलो से कम भार वर्ग में पैदा होते हैं उनके सर्वाइव करने की संभावना जो है वो कम होती है। और यदि वो जीवित रह भी जाएं तो उनमें किसी न किसी प्रकार के जटिलताएं या विकार देखने में आता है। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी से मतलब है कि प्रसव के समय यदि किसी प्रकार की जटिलताएं हैं और उस समय बच्चे में ऑक्सीजन का कम सप्लाई होना, प्रॉपर जो गर्भाशय में जो संकुचन होते हैं वो नहीं होना, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो जन्म के समय कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न कर सकते हैं और बच्चे को हानि पहुंच सकती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल इरेगुलरिटी। इसका मतलब जब एक जो गर्भ में जब भ्रूण विकसित हो रहा है तो उसमें किसी प्रकार की जो विकासात्मक दशा है वो ठीक तरीके से ना होना, जैसे गर्भस्थ शिशु की स्थिति में किसी प्रकार का चेंज आ जाना, किसी प्रकार का असामान्य विकास होना, या कई बार ये होता है कि जो गर्भाशय में जो सैक है वो कम रह जाता है, जिससे एक बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होता है और ये एक बच्चे के स्वस्थ जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जो ये इन तीनों अवस्थाओं में एक शिशु के लिए, गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। इसमें जो हैजार्ड्स हैं उनको टेराटोजेंस नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि एक बच्चे मतलब जब वो इफ़ेक्टिव होते हैं, जब वो प्रभावी होते हैं तो वो बच्चे में किसी प्रकार का डिफेक्ट ला सकते हैं या उनका जो संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक जो विकास है उस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये टेराटोजन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड टेरा से निकला है, जिसका मतलब होता है मॉनिस्टर। मॉनिस्टर कहा जाता है राक्षस को। तो जो राक्षस है वो बच्चे के लिए एक सही विकास कैसे होने देगा, और टेराटोजेंस कितने इफ़ेक्टिव होते हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जो ये टेराटोजेंस के अंदर जो पदार्थ आ रहे हैं उनकी डोज कितनी ली गई है, और जो एक व्यक्ति का जो शरीर है, जेनेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है, मतलब वो टेराटोजेंस को कितना एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, और टाइम ऑफ एक्सपोजर यानी कितने लंबे समय तक वो चल रहे हैं। कभी तो ना कि स्लो पॉइजन टाइप का, तो स्लो है लेकिन बहुत लंबे समय से चल रहा है तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही। और ये जो टेराटोजेंस हैं सबसे ज़्यादा जो एक भ्रूण
अवस्था जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं टेराटोजेंस में? पहला है प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। कई सारी ऐसी दवाएं होती हैं जो डॉक्टर्स लिख के देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हम अपने आप परचेज करके खा लेते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक गर्भस्थ शिशु के विकास पर प्रभाव डाल सकती हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन। ये दोनों, जो एस्ट्रोजन जो है बेसिकली मदरहुड के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, और यदि ये टैबलेट में लिया जा रहा है तो इसकी अधिकता या कमी जो है वो बच्चे के विकास पर प्रभाव डालेगी। एस्पिरिन, नॉर्मली हम दर्द निवारक दवा खाते हैं, वही एस्पिरिन की अधिक मात्रा भी एक शिशु के विकास पर प्रभाव डालती है। और इसके अलावा डाइट पिल्स। तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये एक बच्चे के विकास पर प्रभाव डाल सकती हैं, और इसीलिए ये कहा जाता है कि गर्भावस्था में कोई भी दवा डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के विकास पर प्रभाव डाल सकती हैं और गर्भ में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी प्रकार जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है साइको एक्टिव ड्रग्स। ये मनःतापी औषधियाँ हैं। बेसिकली इनका जो काम होता है, ये किसी न किसी के जब मनस्ताप होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तब ये फंक्शनल होती हैं। लेकिन कई बार ये दवाइयाँ नशे के लिए भी यूज़ करी जाती हैं। ये सीधे व्यक्ति के नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती हैं, और इसकी वजह से जो व्यक्ति का परसेप्शन है और मूड चेंज है वो हो जाता है। इसमें जो मुख्य औषधियाँ या जिन्हें हमें ड्रग्स कहना चाहिए वो आती हैं कैफ़ीन, निकोटिन और इलीगल ड्रग्स, जिसमें कोकेन, मैरिजुआना एंड हेरोइन। अब कैफ़ीन तो आपका कॉफ़ी में भी होता है और कोक में भी होता है। तो माता को पता भी नहीं और वो इस तरीके के पदार्थ का सेवन कर रही है जो उसके और उसके शिशु के नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डाल सकता है। इसी तरीके से निकोटिन जो है वो धूम्रपान में उसके संपर्क में आता है। माता खुद धूम्रपान कर रही हो तो वो निकोटिन उसके बच्चे तक जाएगा ही जाएगा। इसी प्रकार यदि माता के आसपास भी कोई धूम्रपान कर रहा है तो बच्चे पर उसका प्रभाव अवश्य रूप से पड़ेगा। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल जो है शराब जिसे हम कहते हैं, गर्भकाल में शराब का सेवन भ्रूण विकास को ऋणात्मक ढंग से प्रभावित करता है और उसके लिए डिवास्टेटिंग हो सकता है, उसका बिल्कुल बुरी तरीके से उसका नुकसान कर सकता है। शराब पीने से गर्भकालीन शिशु में मानसिक मंदन, सीखने संबंधी विकार और उसकी वृद्धि अवरोधित होने जैसे विकार देखने में आते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो विकार है वो है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये बेसिकली एक विकार नहीं है बल्कि कई विकारों का समूह है, और ये ऐसे बच्चों में देखने में आता है जिनकी माता गर्भावस्था में बहुत अल्कोहल का सेवन करती हैं। ऐसे बच्चों का जो फेस का स्ट्रक्चर है, फेशियल डिफॉर्मेलिटीज़ उसमें हो जाती हैं, उनके जो अंग हैं वो विकृत हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे उनकी आईक्यू कम होती है, और कई बार तो ऐसे होता है कि वो उनकी पूरी तरीके से मानसिक मंद होते हैं। तो बेसिकली ये अल्कोहल की वजह से होने वाला विकार है। अब हम बात करेंगे मैटरनल इन्फ्लुएंस की, माता के प्रभाव की। वैसे तो बच्चा सारा पोषण या सब कुछ अपनी माता से ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पर हम उन फैक्टर्स को ले रहे हैं जो माता के फिज़िकल कंडीशन से, जो माता की बायोलॉजिकल कंडीशंस, बायोलॉजिकल सिचुएशन है, उससे बच्चे तक जाएगा। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं? पहला फैक्टर है मैटरनल डिसीज़ेज़ यानी बीमारियाँ। माता को होने वाली बीमारियाँ प्लेजेंटा के थ्रू उसके बच्चे तक जा सकती हैं। यदि माता के रक्त में कोई ऐसे जीवाणु, कीटाणु जो बीमारी उत्पन्न करने वाले जीव हैं तो वो प्लेजेंटा के थ्रू बच्चे में भी जा सकते हैं। और इसमें कुछ मुख्य बीमारियां हैं: रूबेला, सिफिलिस,
जेनिटल हर्पीज़, HIV, ये सभी रोग जो हैं माता से बच्चे में संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है मैटरनल डाइट एंड न्यूट्रिशन। माता का आहार बच्चे के स्वास्थ्य पर, बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव डालेगा। माल न्यूट्रिशन यानी कि यदि माता सही तरीके से सभी तत्वों से परिपूर्ण भोजन नहीं कर रही है तो बच्चे का बर्थ वेट कम हो सकता है, मृत्यु दर बढ़ सकती है और बच्चे में IQ कम होती है। इसी प्रकार से अंडर नरिशमेंट का मतलब है कम खाना, पर्याप्त मात्रा में भोजन ना लेना। तो ऐसे जो बच्चों में लो बर्थ वेट होता है, ओबेसिटी की संभावना रहती है और ऐसे बच्चों में भी मृत्यु दर ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ उनका केंद्रीय स्नायु तंत्र भी डिफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर, इमोशनल स्टेट एंड स्ट्रेस। माता की जो सांवेगिक परिस्थिति है और माता के जो प्रतिबलक हैं वो बच्चे पर कैसे प्रभाव डालेंगे। एक्चुअली इस समय क्या होता है, जब माताएं स्ट्रेस में होती हैं तो कई तरीके के हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोनल असंतुलन होता है और जिसकी वजह से उनके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी भी, समय से पूर्व भी प्रसव हो सकता है और साथ ही साथ बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययनों में ये पाया गया है कि यदि माता तनाव में रहती है तो बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर देखने में आता है। ऐसे बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और उनमें भाषा संबंधी विकास भी देरी से होता है। फिर नेक्स्ट फैक्टर, माता की आयु। माता की एक आदर्श आयु गर्भधारण की जो है वो 20 से 30 मानी जाती है और इससे पहले या इसके बाद जो एक भ्रूण का विकास उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। जैसे यदि 20 से कम आयु वर्ग की जो महिला है वो माता बनती है तो उसके गर्भाशय का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता और एक अविकसित गर्भाशय एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकता और इसकी वजह से जो शिशु है उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा हो सकती है। और इसी तरह यदि 35 ईयर्स के बाद, 35 साल की उम्र के बाद लेट प्रेगनेंसी यदि होती है तो जो गर्भाशय है उसमें उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो एक बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होती है और इस वजह से बच्चे का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता, ग्रो पूरी तरीके से नहीं कर पाता, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती है। जैसे बच्चा कमज़ोर पैदा होगा या गर्भपात होने की संभावना रहेगी, बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है या किसी तरीके के मानसिक मंदन के लक्षण भी आ सकते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम एक मानसिक मंदन का प्रकार है जो लेट प्रेगनेंसी में बच्चे में देखने में आता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स में हम उन हैजार्ड्स को ले रहे हैं जो हमारे वातावरण में मौजूद है और हमें पता भी नहीं, जाने अनजाने में एक माता के अंदर ये पदार्थ जा रहे हैं और जो बच्चे पर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे एक फैक्टर है रेडिएशन। रेडिएशन एक तो एक्सरे की वजह से होता है कि यदि माता यदि एक्सरे करा रही है तो बच्चे तक वो जो किरणों का प्रभाव है वो जाता है। और इसके अलावा यदि किसी ऐसी जगह पर महिला निवास करती है जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, किसी ऐसे सेंटर के आसपास रहती है या कहीं ऐसी जगह पर काम करती है जहाँ पे रेडिएशन की संभावना ज़्यादा रहती है तो गर्भकालिक शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से कई प्रकार के बर्थ डिफेक्ट्स और पुअर फिज़िकल एंड ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे में देखने में आता है और कई बार बच्चे के पैदा होने के बाद उसमें कैंसर जैसे रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट फैक्टर है केमिकल्स। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जिनके संपर्क में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहते हैं, जैसे कीटनाशक हो गए या जो दवाइयाँ खेतों में छिड़कते हैं, घर में जो लाइक मच्छरों के लिए जो मैट लगाते हैं, इसी प्रकार से अल्कोहल, डीओ, पेंट थिनर्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं माता या तो इनहेल कर रही है, श्वास के जरिए उसके अंदर जा रहे हैं, या वह खुद अपने स्प्रे कर रही है, तो ये उसकी बॉडी में प्रवेश पा जाती है और ये एक बच्चे के लिवर और किडनी पर असर डाल सकती है। ज़्यादा प्रभाव हो तो उसका जो मस्तिष्क में भी डैमेज हो सकता है और कई बार तीव्र प्रभाव से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। एक और फैक्टर आ जाता है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो वातावरण में उपस्थित होती हैं, जैसे और वो मरकरी, आर्सेनिक, ये बहुत हैवी मेटल्स हैं और ये जैसे पानी के थ्रू या किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ के थ्रू बॉडी में जा रही है, और ये जो है मिसकैरेज, गर्भपात या समय से पहले बर्थ या कम वजन या डेवलपमेंटल डिलेज में पॉसिबल हो जाता है इनकी वजह से। इसके बाद साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। अभी तक हमने बात करी सारे शारीरिक हैजार्ड्स थे, शारीरिक हानिकारक कारक थे, लेकिन कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं जो एक माता और माता की वजह से बच्चे पर असर डाल रहे हैं। तो उसमें पहला फैक्टर है ट्रेडिशनल बिलीव्स। ट्रेडिशनल बिलीव्स मतलब कुछ ऐसे विचार जो कि जिन्हें हम पारंपरिक विश्वास कह सकते हैं और जिनका संबंध गर्भस्थ शिशु के जीवन के साथ होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं माता में स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं। जैसे पति का पत्नी के प्रति एक नकारात्मक रवैया, क्योंकि वो वैवाहिक संबंधों का निर्वाह उतना प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कर पाती। दूसरा जो फैक्टर है वो है मैटरनल स्ट्रेस। इसके बारे में मैं पीछे बात कर चुकी हूँ। वो तो एक तो ये चीज़ आती है कि माता इमोशनली किसी तरीके से परेशान है, लेकिन यहाँ पर गर्भवती माता सोच कर कि मतलब एक शिशु के हो जाने के बाद मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज हो जाएगी, मुझे बहुत हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा या स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, इस तरीके से जो सोच है वो अनुपयुक्त चिंतन होता है और वो बिना बात के माता में स्ट्रेस होती है। और ये जो स्ट्रेस है ये कहीं ना कहीं फिर वही बात हार्मोनल इम्बैलेंस उत्पन्न करती है और ये फाइनली बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल। कई बार क्या होता है कि जो माता के लिए जो सिग्निफिकेंट पीपल हैं, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका माता के प्रति और होने वाले शिशु के प्रति एक नकारात्मक रवैया रहता है। जैसे वो लोग नहीं चाहते कि अभी बच्चा पैदा हो या किसी एक विशेष लिंग के बच्चे की आशा करना या सोचना, एक ड्रीम चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट कि बच्चा तो ऐसा ही होना चाहिए, या ऐसा कि मल्टीपल जो बर्थ है, यदि सोचते हो कि एक ही बार में 2 या 3 बच्चे हो जाएं, और या फिर गर्भपात करने की इच्छा, नाजायज़ गर्भ ठहरना, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गर्भकालीन शिशु के विकास को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। और यदि माता में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, ये सारे फैक्टर्स आप देख रहे हैं, ये माता में स्ट्रेस उत्पन्न कर रहे हैं और ये बच्चे के लिए साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं एक शिशु पर बुरा प्रभाव डालेंगे। तो हमने देखा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक शिशु पर, गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम एक गर्भस्थ शिशु के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं और एक स्वस्थ शिशु ही कल का स्वस्थ नागरिक होगा। यही ध्यान में रखते हुए हमें गर्भवती माता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए।
तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। थैंक यू।